सुनिए, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। इस चारों चैप्टर में 3 चैप्टर में मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब में पचुओ छो गो। जैसे आप याद कीजिए, डी एंड ब्लॉक एलिमेंट में 6 क्वेश्चन मात्र किए आप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वही 6-7 क्वेश्चन आप किए हैं। इसमें भी वही 6-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम चीज़ बाकी समझने वाला है। कुछ चीज़ है जो याद करने वाला है या डेफिनेशन टाइप का है, तो वो पूछता है, जो पूछता है उसी के बारे में आपसे बात हो रही है। पी ब्लॉक में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है इसकी तुलना में, चैप्टर भी बड़ा है, ज़्यादा क्वेश्चन भी उस चैप्टर से पूछा जाता है। रे बुआ, बैठो जल्दी। अब जैसे इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें आप, रे एक बार हुआ और खिस्सा किया हुआ नहीं, वो फिर जा खिस्सा कर रहा। विभूति और कुछ कहते नहीं सुना करो, ऐसे ये कहते रहता है वो। सुनो, तो सबसे पहला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसका नाम लिखे, 2 नंबर का वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखे व्हाट इज ओर एंड मिनरल्स। इसमें कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं जनरली पूछता है। अगला क्वेश्चन जो आप लिखे ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये आपको बोला गया था कल लिख के लाने के लिए, लिख के लाए कि नहीं? यदि आप डेफिनेशन देखे होंगे तो वहां पर प्रॉपर वे में लिखा हुआ है सारी बात, और मात्र दो ही आप लिखेंगे, देर आर ओनली टू डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बस दो ही डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? रोस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इनफ एयर एंड कैल्सिनेशन अकर्स इन absence ऑफ एयर। ये पहला अंतर है। दूसरा है रोस्टेड, सॉरी, concentrated ore is converted into metal oxide by roasting। ये किसके लिए था? सल्फाइड ओर के लिए। तो हम इसमें लिखेंगे जनरली सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। और इसमें लिखेंगे जनरली हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। यही दो अंतर है, यही बस आपको लिखना था। तो इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछता है और इसका डेफिनीशन भी पूछता है। तो डेफिनीशन ही इसका डिफरेंस है, और वहां पर नीचे में दोनों एरो करके देखिएगा लिखा हुआ होगा, वही है। तो क्या इसको लिखाना पड़ेगा या आप लिख चुके हैं इसको? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं, पहले कुछ क्वेश्चन और सुन लीजिए इसमें, और जो जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। आप याद कीजिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे? इतना भी बढ़िया से शुद्ध कर लीजिए, एक्सट्रैक्शन कर लीजिए, 95, 97, 98% तक तो मेटल प्योर हो जाता है, लेकिन 100% प्योर नहीं होता है। 100% तो खैर ऐसे भी प्योर नहीं होता है, लेकिन 99.99% तक हम लोग प्योर कर लेते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड के द्वारा। आप याद कीजिए उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इम्प्योर और प्योर रॉड के साथ। एक कैथोड लेते हैं पतला प्योर रॉड, और एनोड लेते हैं मोटा इम्प्योर रॉड, और इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो इम्प्योर रॉड का जो मेटल होता है, मेटल का आइटम, वो वहाँ से निकल निकल के प्योर मेटल पर जाके जमा हो जाता है। इसी को ना हम लोग इलेक्ट्रोडिफाइनिंग मेथड कहते हैं। एक है मॉन्ट्स प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। एक है वान आर्किल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रोडिफाइनिंग प्रोसेस या इलेक्ट्रोडिफाइनिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है फ्लक्स और गैंग, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स, गैंग, वान आर्किल प्रोसेस, मॉन्ट्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोडिफाइनिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, अब इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं किया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब करेगा तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, वो 4 एक्सट्रैक्शन पूछेगा। अब 4 एक्सट्रैक्शन में कौन सा एक्सट्रैक्शन डाल देगा, अब हम भगवान तो नहीं है कि हम कह सकते हैं आपको, लेकिन जनरली आयरन और कॉपर का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उस पर हम सब्जेक्टिव पर काम करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। सुनिए, इसमें आंसर में कंट्राडिक्शन है, इसके आंसर में कंट्राडिक्शन है। इसका आंसर दो तरह का आता है, देखिएगा मॉडल सेट में या फिर
अलग अलग तरह का जो गेस्ट पेपर आता है उसमें, किसी में आंसर मोनाजाइट लिखता है, किसी में आंसर एयर लिखता है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी समझ है, इसमें यदि आपसे पूछे ना कि मेन सोर्स क्या है, मतलब मेन सोर्स का मतलब जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो है मोनाजाइट। इसलिए क्योंकि एयर में भी हीलियम जो आया है वो किस चीज़ से आया है, मोनाजाइट से आया है। मतलब अभी आपको यदि हीलियम गैस का प्रोडक्शन करना हो तो आप एयर से भी कर सकते हैं, मोनाजाइट से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मोनाजाइट। वैसे हीलियम का प्रिपरेशन यदि नॉर्मली किया जाता है तो एयर को कंडेंस करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मोनाजाइट। सोडियम इज ए मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। ओर ऑफ अल्मोनियम इज बॉक्साइट, मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर। यही ना, इसी का ना फॉर्मूला CuCO3 था। द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन इज हेमाटाइट। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन द स्लैग प्रोड्यूसेस CaSiO3। ये होता है। कुछ लोग इसमें FeSiO3 डाल देते हैं Fe को देखकर। Fe तो एक्सट्रैक्शन में चला जाता है। हीटिंग आयरन पायराइड टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। सल्फर को, आयरन पायराइड को गर्म करके सल्फर को हटाने का प्रोसेस, जिसमें FeO बनता है, मेटल ऑक्साइड में बनता है, सल्फर हटता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। यही ना प्रोसेस है, रोस्टिंग। देखिए इधर, द मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। सुनिए, ये भी क्वेश्चन कंट्राडिक्शन वाला है, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछे ना कि द मोस्ट अबाउंडेंट मेटल एलिमेंट, तब इसका आंसर होगा अल्युमिनियम। और सीधा एलिमेंट डाल दे तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। 40% बाय मास अर्थ क्रस्ट में खाली क्या है, ऑक्सीजन। तो मेटल का चर्चा नहीं किया तो आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मेटल नहीं है। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, अल्युमिनियम भी एलिमेंट है। लेकिन यदि मेटल का चर्चा हो कि मोस्ट अबाउंडेंट मेटल कौन है अर्थ क्रस्ट में, तो आंसर होगा अल्युमिनियम। और यदि नॉर्मली एलिमेंट की बात कर दे तो आंसर होगा ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। इस एलिमेंट की जगह पर मेटल होता तो आंसर क्या होता, एल्यूमिनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, गोल्ड, सोना। सोना ही ना फ्री पाया जाता है, इसीलिए इसके एक्सट्रैक्शन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। द अर्थ impurities associated with minerals used in metallurgy are called, the earth impurities। अर्थ impurities को ही हम लोग गैंग कहते हैं। अरे गंदगी जो सब मिला हुआ रहता है। फ्लक्स किसको कहते हैं, जो एडिशनली डालते हैं। फ्लैग किसको कहते हैं, फ्लक्स और गैंग मिलके जो लिक्विड सब्सटेंस का, लाइटर लिक्विड सब्सटेंस का निर्माण करता है, उसी को ना स्लैग कहते हैं। इसका आंसर होगा गैंग, C नंबर। ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंड विथ impurities to form a visible product, it is known as slag। no sorry, flux। an additional substance is added, जो ऐड किया जाता है एडिशनल सब्सटेंस, वो तो फ्लक्स होता है ना। दोनों फ्लक्स, सुनिएगा, फ्लक्स और गैंग मिल के जो बनाता है वो कहलाता है ना स्लैग। तो इसका आंसर क्या होगा, D नंबर, फ्लक्स। ए मिनरल इज नॉन एज ओर इफ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली। यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर वो मिनरल और नहीं कहलाएगा, C नंबर हो। ए प्रोसेस इम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, सल्फाइड और का साफ सफाई किस मेथड के द्वारा होता है, ट्रुथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा होता है। इनेबार इज HGS, यानी 13 का होगा A, 14 का होगा A। बेसिमेराइजेशन इज यूज्ड फॉर मेटलर्जी ऑपरेशंस इन कॉपर। कॉपर में बेसिमेराइजेशन का यूज होता है। क्राइटेरिया फॉर प्यूरिफाई ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, ये होगा मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक सॉलिड प्योर है या नहीं है, इस बात का पता आपको उसके मेल्टिंग पॉइंट से चल जाएगा। गर्म कीजिएगा तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, यदि प्योर है तब। यदि इम्प्योर है तो फिर डल मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग, हाँ ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज CuFeS2 होता है ना, B नंबर। स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। आप याद कीजिए, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, या इसी को ना हम लोग स्मेल्टिंग कहा करते थे। तो 18 का सेकेंड ऑप्शन होगा। डोलोमाइट मिनरल कंटेन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का और है तो मैग्नीशियम रखेगा।
आप याद कीजिए, इसमें कल चेक भी मारे हैं आप, लिखे भी हैं आप इसको। द इम्पोर्टेंट ऑफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। ए जी, सेकेंड ऑप्शन। 20 का ए, 19 का बी, 20 का ए, 21 का बी, 22 का। द मेटल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज एल्युमिनियम। इधर देखिए, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, इस सब का एसआरपी वैल्यू निगेटिव होता है। एसआरपी वैल्यू निगेटिव होगा, नहीं नहीं सॉरी, इस सब का एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका एसआरपी वैल्यू निगेटिव होता है, इसका एसओपी वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है ना कि इलेक्ट्रॉन लेने का। जब इसके एक्वस सॉल्यूशन को आप, इसके एक्वस सॉल्यूशन का जब आप हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। याद है, दो गो आयन रहता था तो इलेक्ट्रॉन वो लेता था जिसका एसआरपी वैल्यू ज़्यादा होता था। तो इसमें अल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन आप नहीं करा सकते इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा। 23 नंबर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ध्यान रहे एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तब नहीं निकलेगा, प्योर रहेगा तब तो निकलेगा ही। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द मेटल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसका साल्ट है और उसका सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस भी होगा, Al3 प्लस भी होगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से। तो जब आप करंट दीजिएगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। In the extraction of copper from its sulfide ore, metal is formed by the reduction of Cu2O with Cu2O का रिएक्शन जब आप Cu2S के साथ करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और शुद्ध कॉपर बनता है। इसका आंसर होगा Cu2S, सी नंबर। Which of the following is a carbonate ore? Malachite, बी नंबर, CuCO3। तो ये 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक मार लिए। आइए दोबारा फिर से सब्जेक्टिव पर। पिछला दिन आपको क्वेश्चन जो दिया गया था वो था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, उसमें आप आंसर लिखते there are two difference between there are two differences between roasting and calcination, बीचों बीच लाइन डालना था, एक तरफ लिखना था रोस्टिंग, दूसरी तरफ लिखना था कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में लिखना था रोस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, इधर लिखना था कैल्सिनेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ एयर। पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है जनरली सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग प्रोसेस, और इधर लिखना था जनरली हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन प्रोसेस। बस यही दो डिफरेंस है, 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछता है। और इसी में एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, या ऐसे कह देगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ऐसे तो भी वही डिफिनेशन होगा। तो डिफरेंस लिखा दिए तो हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, क्योंकि उसको आप जानते हैं कि वो क्या है, नहीं तो लिखना चाहें तो घर पर बैठ के लिखिएगा। लिखेंगे क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये नंबर लिखेंगे फ्लक्स। वही यहाँ पर मत लिखिएगा, तो झूठे बिना मतलब का टाइम बर्बाद होगा। सुनिए इधर, द एक्सटर्नल सब्सटेंस एडेड टू द ओर ड्यूरिंग ए स्मेल्टिंग प्रोसेस टू रिमूव इनफिजिबल गैंग इज कॉल्ड फ्लक्स। ये CaO हो सकता है या SiO2 हो सकता है। आपको याद होगा बताए थे कि यदि बर्तन में अशुद्धि के रूप में CaO है तो उसमें आप SiO2 डाल दीजिए, और यदि बर्तन में पहले से SiO2 है तो उसमें आप CaO डाल दीजिए, और यदि दोनों है तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके स्लैग का निर्माण कर लेगा। तो एक एग्जांपल, जैसे CO में आप गैंग लगा दिए तो SiO2 को क्या कहना पड़ेगा, फ्लक्स, और ये दोनों मिलके जो बनाए उसको क्या बोलेंगे, स्लैग। बस एक एग्जांपल डाल देना है, ज़्यादा एग्जांपल नहीं डालना है। तो ये था फ्लक्स का डेफिनेशन,
फ्लक्स का डेफिनेशन, ये ए नंबर आप लिखे हैं कौन चीज़, फ्लक्स। अब लिखे ना डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ए नंबर में लिखेंगे फ्लक्स, दूसरा नंबर में लिखेंगे स्लैग। फ्लक्स कंबाइंड विद द गैंग प्रेजेंट इन द ओर टू फॉर्म ए फिजिबल लाइट सब्सटेंस इज कॉल्ड स्लैग। बिल्कुल वही एग्जाम्पल बनेगा सेम, चूंकि गैंग फ्लक्स और स्लैग का एग्जाम्पल एक साथ आएगा जब भी आएगा तो ये दूसरा टर्म था। तीसरा लिखिए तो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। देखो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं, ये दोनों सेम बात है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड बोले या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड बोले। अभी जस्ट बताया है कि इसमें जैसे सुनिए इधर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड, कॉपर, कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें एक्सट्रैक्शन करने के बाद 95-97% तक जो शुद्ध कॉपर मिलता है उसको 100% तक शुद्ध करने के, 100% नहीं आप कहिए, 99.99% तक शुद्ध करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसी में क्या किया जाता है कुछ इस तरह से, देखिएगा ध्यान से। एक बर्तन लीजिए, इसमें आप पानी डालिए, एक तरफ एक मोटा रॉड लीजिए जो इम्प्योर कॉपर है और एक पतला रॉड लीजिए जो प्योर कॉपर है, और इसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ के स्विच ऑन कीजिएगा ना तो इसमें जितना भी शुद्ध कॉपर होगा ना वो सारा का सारा कॉपर वहाँ से उठ के इस रॉड पर आके जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये रॉड पतला हो जाता है और ये रॉड मोटा हो जाता है, और इस रॉड की मोटाई सिर्फ और सिर्फ कॉपर एटम के इस पर जमने के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको 99.99% तक कॉपर मिलेगा, क्योंकि कॉपर को छोड़ के उसमें जो अशुद्धि होगा वो कभी भी वहाँ से उठकर इधर नहीं आएगा। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। देखो लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड। इम्प्योर मेटल मतलब 97% तक जो प्योर है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड। एंड प्योर मेटल कैन एक्ट एज कैथोड। प्योर मेटल को कैथोड के रूप में हम काम करते हैं, प्योर मेटल को एनोड के रूप में। प्योर मेटल का रॉड बहुत पतला होता है, बस खाली करंट चला जाए, क्योंकि उस पर तो धीरे धीरे जमा होकर उसको तो मोटा कर ही देगा। और जो इम्प्योर है उससे एटम निकालना होता है तो वो मोटा से मोटा रॉड लिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई इन द सॉल्यूशन, मेटल एटम एसोसिएटेड विथ कैथोड। जैसे ही आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट आप डालेंगे तो जो प्योर मेटल एटम होता है वो सीधे जमा होता है किस पर, कैथोड पर, जो कि आप प्योर रॉड पहले से ले चुके हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना, इसमें इससे ज़्यादा कुछ। तो सी नंबर आपको लिखना था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। 3 नंबर लिखिए मॉन्ड्स प्रोसेस। इस सबको घर पर बैठ के लिखिएगा आराम से। यूट्यूब पर ये वीडियो भी खुला रहेगा, वहाँ से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ कॉपी में तो टोटली आप इसी तरह से लिखे ही हैं, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। और इससे भी नहीं हो तो आप पीडीएफ मंगा लेंगे या हम पीडीएफ भेज देंगे वहाँ टेलीग्राम पर, वहाँ से भी लिख सकते हैं। हम पीडीएफ ही भेज देंगे टेलीग्राम पर, क्योंकि एक्सट्रैक्शन की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए मॉन्ड्स प्रोसेस क्या है, मॉन्ड्स प्रोसेस इम्प्योर निकेल को प्योर करने का एक तरीका है। इसमें क्या किया जाता है सुनिएगा ध्यान से। निकेल का पूरा एक्सट्रैक्शन कर लीजिए, 95-97% तक मान लीजिए प्योर आपको निकेल मिला, उसको 99.99% तक प्योर करना है। तो क्या करते हैं, इम्प्योर निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो निकेल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग टेट्रा कार्बोनिल कार्बोनिल निकेल जीरो कहते हैं। तो यहाँ पर देखो निकेल इम्प्योर है जो कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और NiCO4 निर्माण कर रहा है। अच्छा, ये निर्माण सिर्फ निकेल से होगा, उसमें उपस्थित इम्प्योरिटीज से तो इसका निर्माण होगा नहीं। अब इसको यहाँ से निकालिए और फिर इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दीजिए, मतलब 450 से 470 पर फिर इसको गर्म कर दीजिए। तो ये निकेल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है। तो बर्तन में 99.99% तक क्या मिलता है, प्योर निकेल। तो ये लिखा हुआ है, इन दिस मेथड निकेल इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म निकेल टेट्राकार्बोनिल। आफ्टर दिस निकेल टेट्राकार्बोनिल ऑन हीटिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स प्योर मेटल विच इज 99.9% तक, 99% प्योर।
तो एक मेथड है मॉन्ट्स प्रोसेस, आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, ये दोनों बात लिखनी पड़ेगी रिएक्शन के रूप में। और एक इसी में आता है वन आर्किल प्रोसेस, ये जिरकोनियम जैसे मेटल को प्योर करने का एक तरीका है, मतलब प्यूरिफिकेशन है ये। अब देखिए जिरकोनियम, एक बार फिर से वही, जिरकोनियम को आप खूब बढ़िया से प्योर कर लिए, लेकिन 100% तक तो होगा नहीं, फिर वो 99, 95, 97% तक प्योर होगा। उसको शुद्ध करने का क्या तरीका है? उसको शुद्ध करने का ये तरीका है कि जिरकोनियम को आप आयोडीन के साथ गर्म कर दीजिए, तो ये जिरकोनियम का आयोडाइड बना देगा। ये ZnI4 लिखा गया है, आप याद कीजिए, ये शुद्धिकरण हम आपको वहाँ भी करवाए थे। यहाँ पर क्या होगा होगा ZrI4, ये होगा। अब इसको क्या कीजिए, एक फिलामेंट ले लीजिए टंगस्टन का, टंगस्टन का फिलामेंट ले लीजिए, और उसमें प्लस माइनस हटा के, अरे बल्ब जो जलता है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं, टंगस्टन का मोटा वायर लिया जाता है, और उसके अंदर ZnI4 को आप डाल के करंट दीजिए, उसको गर्म कीजिए 1800 केल्विन तक। आप देखेंगे ZnI4 डिसोसिएट कर जाता है, आयोडीन आयोडीन गैस बन के उड़ जाता है, और जिरकोनियम जो है उसी टंगस्टन वायर पर जाके जमा हो जाता है, और वो 99.99% तक प्योर होता है। एक मेथड है हैमरिंग प्रोसेस, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हैमरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हैमरिंग प्रोसेस जनरली लोहा के शुद्धिकरण के लिए होता है। आप लोग कभी यूट्यूब वीडियो या शॉर्ट्स देखते होंगे, उसमें देखिएगा कि एकदम पूरा लाल लोहा है और उस पर हथौड़ा से पीट रहा है, और जब हथौड़ा से पीटेगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा काला काला कुछ छूट रहा है उससे। ऐसा यदि कभी आप देखे हो तो, यहाँ तो हम नहीं दिखा सकते, यूट्यूब खोलेंगे तो फिर कॉपीराइट मार देगा। तो आप खुद से देखिएगा ना, यूट्यूब पर लिखिएगा ना हैमरिंग प्रोसेस, हैमरिंग प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, तो उसमें आपको दिखाएगा। अभी हम वीडियो को पॉज करके दिखा देंगे। तो उसमें लोहा बिल्कुल लाल लाल बड़ा बड़ा लोहा रहता है, उस पर बहुत बड़ा बड़ा हैमर मारता है। जितना तेजी में हैमर मारते जाता है, आप देखिएगा लोहा लाल था, लाल से पीला हो जाता है जिसमें हैमर पड़ता है, और उसमें बहुत सारा जो है इम्प्यूरिटी जो से डिसोसिएट होकर बाहर निकल जाता है। जितना ज़्यादा लोहा को पीटेगा उतना ज़्यादा लोहा प्योर होता जाता है। इसी को हम लोग हैमरिंग प्रोसेस कहते हैं, मतलब हथौड़ा मार मार के शुद्ध करने का ये प्रोसेस है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस यही मॉन्ड्स प्रोसेस, वन आर्कल प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, फ्लक्स, फ्लैग, ये सब ठीक है। तो इसको देख लेना। और इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार या दो बार कभी पूछा है ये मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, डिफाइन द टर्म फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, लेकिन रेयर पूछता है, तो इसको आप लिखिएगा मत, एक बार मोटा मोटी मतलब स्टैंड बाय में रखिए इसको, सेमी इंपॉर्टेंट में, बाद बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया गया है। क्या इसको खुद से लिख लेंगे आप? इसको खुद से लिख लीजिए, और यदि इसके बाद दिक्कत हो तो फिर बात करेंगे। अब आइए इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। यहाँ से एक लॉन्ग टाइप पूछे जाने की संभावना रहती है, हम पहले भी बोले फिर से बोल रहे हैं, 4 गो एक्सट्रैक्शन आपको पढ़ना है, जिंक, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम। इस 4 में कोई एक जनरली पूछता है, पिछले साल नहीं पूछा है एक्सट्रैक्शन, इसीलिए इस साल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें देखो जिंक वाला जो एक्सट्रैक्शन है ना बहुत आसान है, तुम यदि पढ़ोगे देखोगे बहुत इजी वे में खत्म हो गया होगा। एक्सट्रैक्शन भारी भारी है कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का। इसमें जनरली क्वेश्चन पूछता है कॉपर और आयरन, तो ये दो पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे ज़्यादा सुनिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आप सीक्वेंस लिख लीजिए, आयरन का सबसे ज़्यादा है, आयरन के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम है, और सबसे कम इम्पोर्टेंट है ये जिंक। तो आप जब एक्सट्रैक्शन को मेंटेन कर रहे होंगे तो उस समय कोशिश कीजिएगा कि पहले हम आयरन को मेंटेन करें फिर कॉपर को, और इस सब में से कोई एक पूछेगा, इस तरह की संभावना बन रही है। सीबीएसई वाले जो लोग हैं उनको तो ये पढ़ना ही नहीं है, वो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो यही था आपका पी ब्लॉक सॉरी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगला दिन स्टार्ट होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्लास चलेगी 12 से 1, मतलब मात्र 2 ही दिन का तो टाइम आपसे आपको हम देंगे रेगुलर वे में, इस तरह से सिलेबस के लिए, क्योंकि 16 चैप्टर में 15 चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब बस एक ही चैप्टर बचा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में पहले हम आपको कुछ कुछ बात याद दिला दें जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा, आप ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़े, हैबर प्रोसेस पढ़े थे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़े थे,
याद है ये सब? यही सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, और जो 12th से संबंधित है, इस सब में से एगो जरूर रहेगा, ये भी तय है। और उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो जो जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, जो जो इम्पोर्टेंट है और जो जो समझाने के लायक है, उस सब क्वेश्चन को हम करवाएंगे क्लास में। करवाएंगे क्या क्लास में? उसमें तुमको ना 9-10 पेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो चैप्टर बड़ा है। आप याद कीजिए, चैप्टर बहुत बड़ा है, लिखने वाला थोड़ा ज़्यादा है। तो आज हम 2-3 पीडीएफ या फोटो डालेंगे टेलीग्राम पे, चैनल पे। उसमें एक बार फिर से हम डालेंगे पी ब्लॉक का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जा चुका है, एक बार आप उसको देखिएगा मोटा मोटी। हम कल उसको डिस्कस करेंगे। कल आने के साथ ही सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में आपको क्या करना है कि यदि आप एक तरफ से लिखना चाहते हैं उसको, तो आप लिख लीजिए। यदि नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ पीडीएफ से ही काम चलाना चाहते हैं, तो मेन कॉपी में आपका लिखा हुआ है ही, उसी में खाली क्वेश्चन मोटा मोटी देख लीजिए। क्वेश्चन और आंसर सब लिखा हुआ है, आपको पी ब्लॉक पलटने की जरूरत नहीं है। वो खाली फोटो खाली देखिएगा, एक तरफ से हर एक बात को समझते हुए चले जाना है। जिस तरह से आप क्लास में पढ़े हैं, हैबर प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर हम वही बात बतलाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, कुछ एडिशनल बात बताएंगे जो 11 से संबंधित है, वहाँ पर आप थोड़ा उलझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आएगा कि पीवी का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +2 या +4, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। काहे होगा? अलग अलग तरह का वैलेंसी क्यों शो कर रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से संबंधित कुछ कुछ बातें हैं जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। जैसे H3PO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और H3PO3 रिड्यूसिंग एजेंट भी है। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, H3PO4 जो है ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H3PO3 जो है ये हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ दोनों तरफ से एक्ट करता है। डिपेंड करता है किसके साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, H3PO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन। अब बताइए क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? एक्सप्लेनेशन इसका ये है, कुछ इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, इसी का हम एक बस एक डेमो दे रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसका +1, इसका -2, बताओ कितना आएगा? +3 + x - 6 = 0। x बराबर कितना? +3। फॉस्फोरस का, सुनिएगा, फॉस्फोरस का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -3, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। कैसे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू प्लस ग्रुप नंबर। ये 15 ग्रुप या 5A ग्रुप का है तो मैक्सिमम होगा +5, और मिनिमम होता है ग्रुप नंबर -8। 5 - 8 करेंगे इतना हो जाएगा -3। अब बताइए तो इस कंपाउंड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है? +3। ये +3 ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, यानी रिएक्शन करके +3 अपने आप की अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा भी सकता है, और रिएक्शन करके ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, का मतलब इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इलेक्ट्रॉन लेने देने का दोनों काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन +5 होता है, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, यह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो जिसके साथ भी ये केमिकल रिएक्शन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, और सामने वाले का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ और जो करवाया, जो जो ऑक्सीडेशन करवाया, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी तरह की बातें वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अगला 2 क्लास में आपका पी ब्लॉक जाएगा समाप्त हो, और फिर कुछ एडिशनल चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। तो आइए कल कितने बजे? 12 बजे। अब कल नहीं, हमको लगता है कि अब 12 बजे क्लास को रखिए। क्या 11 तक आदेश है? तब उस 11 के बाद एक बार आपसे हम बात कर लेंगे।